हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षाज लर्निंग लैब। और मैं हूं आपकी फोरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 10 दिनों में आप किस तरीके से इफेक्टिवली फैक्ट प्लस का सिलेबस कवर कर सकते हैं और 10 दिनों में अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब इतना टाइम नहीं बचा है कि आप एज इट इज सिलेबस कवर कर लो इन 10 डेज में। सो आपको बहुत ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, और आज मैं यही डिस्कस करने वाली हूँ कि कहाँ आपको ज़्यादा फोकस करना है, कौन से टॉपिक को आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, कौन से टॉपिक को आप एक रीडिंग के बाद ड्रॉप कर सकते हो, किस तरीके से आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एमसीक्यू प्रैक्टिस, मॉक पेपर प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप फैक्ट 2024 एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आप सभी के लिए एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि अगर आप इन 10 दिनों में फैक्ट प्लस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हम स्टार्ट कर रहे हैं रैपिड रिवीजन फैक्ट प्लस का कोर्स। सो आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको टू द पॉइंट स्टडी करने का मौका मिलेगा। सिस्टमैटिक तरीके से आप 10 दिनों में अपना सारा का सारा सिलेबस कवर कर सकते हैं, इफेक्टिव वे में एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, मॉक टेस्ट देंगे बिल्कुल सीबीटी। सो जैसे कि मैंने बताया कि आपका जो पेपर अब सीबीटी मोड में हो रहा है, फैक्ट प्लस का जो पेपर है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। मतलब 2 घंटे का टाइम आपको मिला है। यू विल बी हैविंग 2 आवर्स। 2 आवर्स में आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आपको 120 क्वेश्चन 2 घंटे में किस तरीके से सॉल्व करने हैं, और जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठोगे तब आपको समझ में आएगा कि आप कितने मिनट्स किस क्वेश्चन के पीछे लगा रहे हो। और जब आप मॉक पेपर सॉल्व करोगे हमारे एप्लीकेशन में, टाइमर साथ साथ में चलता रहेगा, तो आप टाइम के साथ साथ 120 क्वेश्चन हैंडल करना सीख जाओगे। इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि आपको ओवरऑल दोनों पेपर में 50-50% स्कोर करना ज़रूरी है अगर आप फैक्ट का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं। तो जो फर्स्ट सेक्शन है, सेक्शन ए सेक्शन बी, इस रैपिड रिवीजन कोर्स में आपको दोनों ही मिलेंगे। सेक्शन ए में आपको 50 क्वेश्चंस, 50 एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, इन 50 एमसीक्यूज में आपको मिनिमम 25 एमसीक्यू सॉल्व करना ही करना है। सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ये मैं लिखती हूँ ए, ये मैं लिखती हूँ बी। इसमें आएंगे 70 एमसीक्यू आपके इलेक्टिव से। 17 जो 70 एमसीक्यू है इसमें भी आपको 50% स्कोर करना पड़ेगा। सो आपको 35 मिनिमम क्वेश्चन सॉल्व करने ही पड़ेंगे। तो ओवरऑल आपको 60% स्कोर करना है, तभी ही आप फैक्ट या फैक्ट प्लस क्लियर कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे समझ में आएगी, मॉक टेस्ट देने से समझ में आएगी। और आपको हमारे रैपिड रिवीजन कोर्स में मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज तो आप सॉल्व करोगे ही करोगे, इसके साथ साथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। सो मॉक टेस्ट में आपको 120 ओवरऑल क्वेश्चन मिलेंगे। सेक्शन ए से 50 क्वेश्चन मिलेंगे, सेक्शन बी से 70 क्वेश्चन मिलेंगे, ताकि आप रियल टाइम एग्जाम फील के साथ अपना मॉक टेस्ट दे के पहले ही प्रिपरेशन कर लो। इस वजह से आपका जो रैपिड रिवीजन कोर्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन 10 दिनों में। ठीक है, सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स है। आपको कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आपको फटाफट से रैपिड रिवीजन कोर्स ज्वाइन कर लेना है एंड रिवीजन शुरू करना है। भले ही आपने पहले प्रिपरेशन करी है नहीं करी है, जितनी भी पढ़ाई कर ली है, सबको अभी इस पॉइंट पे एक साइड पे रख दो। अब आपको स्मार्ट वर्क करना है, बहुत ही इफेक्टिव टू द पॉइंट आपको टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, सो चलो डिस्कस कर लेते हैं कि आपको सेक्शन ए में क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है। ठीक है, सो सेक्शन ए में आपका जो पोर्शन है वो जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है, जीके का। सो जीके में आपको क्या पढ़ना है, करंट अफेयर्स। इंपॉर्टेंट क्या है, आपको करंट अफेयर्स में जो भी अभी हमारे देश दुनिया में चल रहा है इंपॉर्टेंट, वो आपको पढ़ना है। इसके अलावा मैंने बोला करंट अफेयर्स। ठीक है, जनरल नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि आप हमारे देश में कितनी रिवर्स हैं ये पढ़ने लग जाओ, कितने माउंटेन्स हैं ये पढ़ने लग जाओ। इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो करंट अफेयर्स है उसके जीके के क्वेश्चन आएंगे। तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। और कितना करंट अफेयर पढ़ना है, सो देखो आपका जो पेपर हो रहा है वो मई में हो रहा है, तो मई में जितने दिन निकलेंगे वो करंट अफेयर्स से आप एकदम अप टू डेट रहोगे। इसके अलावा पिछले 3 महीने के करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो सारे क्वेश्चंस आपको हमारे कोर्स में मिलेंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको साइंस और
टेक एरिया के भी जो भी नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, जो नए पॉलिसीज अभी अपलोड हुए हैं, जो जो नई नई चीज़ें अभी आने वाली हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके जीके में आएंगे। जनरल इंग्लिश में आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और फिल इन द ब्लैंक्स, फिल अप्स, इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा हैवी ग्रामर या इंग्लिश के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। सिनोनिम्स आ सकते हैं, एंटोनिम्स आ सकते हैं, मीनिंग आ सकता है, फिल अप आपको पूरा करके सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इतने ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग की मैं बात करूँ तो रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन आएंगे, आपको नंबर सीरीज आ सकती है, लेटर सीरीज आ सकती है, कोडिंग डिकोडिंग आ सकती है, इस तरीके के क्वेश्चन, डायरेक्शन के क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस, इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस, जिस तरीके के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वैसे ही क्वेश्चंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैंने कुछ नेम्स ले लिए हैं, जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट, जैसे कि डायरेक्शंस के क्वेश्चन आ सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग आ सकती है, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ये सारी चीज़ें आएंगी। इनसे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा आपके सेक्शन ए में, ठीक है। तो सेक्शन ए सॉर्टेड है, इससे ज़्यादा बिल्कुल कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा हम आपको रैपिड रिवीजन कोर्स में पढ़ाने भी नहीं वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है बी, फंडामेंटल ऑफ फोरेंसिक साइंस अप्लाइड टू फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। सो फंडामेंटल ऑफ बेसिक साइंस। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो बेसिक फंडामेंटल्स है साइंस के, उसको किस तरीके से फोरेंसिक में हम इम्प्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं, बेसिकली वो आपको पढ़ना है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें मैं आपको ओवरऑल बता रही हूँ कि क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्च। तो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में सब आ जाता है, डॉक्यूमेंटेशन आ जाता है, कलेक्शन प्रिजर्वेशन आ जाता है, फोटोग्राफी आ जाती है ना, ये आपके क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के स्टेप्स में ही इंक्लूडेड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ही इसमें इन्वॉल्व है। इसके अलावा आपको डेवलपमेंट पढ़ना है, इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स इन द फील्ड ऑफ फोरेंसिक साइंस, यही आपको पढ़नी है। और ये जो मैंने जो बोला, ये तो सारा जो ये सेकेंड वाला पॉइंट है, ये सिर्फ और सिर्फ क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के स्टेप्स का है। तो सेक्शन ए में आपको इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सा स्टेप हम पहले फॉलो करते हैं, कौन सा स्टेप हम बाद में फॉलो करते हैं, आप ऑप्शंस को रीअरेंज करिए, इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। क्वालिटी अश्योरेंस और क्वालिटी एनालिसिस में आपको सिर्फ और सिर्फ किस तरीके से आप एनालिसिस करते हो, किस क्वालिटी के आप रिपोर्ट जनरेट करते हो, इस तरीके के इथिकल क्वेश्चंस आएंगे, इथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको इमेजिन करना है कि आप ऑलरेडी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में काम कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की ये जॉब होती है। और बीइंग अ साइंटिफिक एसोसिएट और बीइंग अ साइंटिफिक पर्सन इन द फोरेंसिक लैब, आप जिस तरीके से टेस्ट करोगे या जिस तरीके से एथिकल रहोगे, उस तरीके से आपको आंसर करना है, आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट जो मैं बात करूँ, क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, और यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशंस दी हुई है रिलेटेड टू इंस्ट्रूमेंटेशन, जैसे कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पता होना चाहिए, माइक्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो मैं आपको बता दूं, सेक्शन ए में ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, आपको कंप्लीटली इसको डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है अब, ठीक है। आपके पास टाइम होता तो आप स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पूरा पढ़ लेते, क्रोमेटोग्राफी भी पूरा पढ़ लेते, इलेक्ट्रोफोरेसिस भी पूरा पढ़ लेते, लेकिन अभी आपके पास टाइम नहीं है। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि माइक्रोस्कोपी हम कहाँ कहाँ फोरेंसिक एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी हम कौन से सैंपल्स के लिए यूज़ करते हैं, क्रोमेटोग्राफी हम कब यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस हम कब यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ये सारी चीज़ें ही आपको पढ़नी है इन सेक्शन है स्पेसिफिकली। अगर आपके सेक्शन बी में, जैसे कि आपका जो इलेक्टिव है, उनमें कोई इंस्ट्रूमेंट्स मेंशन है, तो आपको कंप्लीटली पढ़ना है, एक बार तो पूरा पढ़ना ही है, चाहे जैसे भी आप मेहनत करके पढ़ो, ज़्यादा घंटे लगा के पढ़ो। लेकिन सेक्शन ए में सुपरफिशियली आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स के और इंस्ट्रूमेंट्स के यूज़, फोरेंसिक यूज़ के बारे में पता होना चाहिए, किसने खोजा ये पता होना चाहिए, क्या यूज़ हम फोरेंसिक के फील्ड में करते हैं ये पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, फोरेंसिक फोटोग्राफी, प्रिसिजन, एक्यूरेसी, ये बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन आएंगे। जब आप क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन जो पूरी की पूरी प्रोसेस है स्टार्टिंग टू द एंड पढ़ लोगे, तो यहाँ के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट मैं बात करूंगी स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स से कैसे क्वेश्चन आएंगे, देखो स्टैटिस्टिक्स से भी बेसिक क्वेश्चन आएंगे, आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे, मीन के क्वेश्चन आएंगे, मीडियन के क्वेश्चन आएंगे। और इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत करो, दिस इज़ माई लाइक पर्सनल आपका सजेशन है। आप अगर आपके पास टाइम है तो मेजरमेंट ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट, एफ टेस्ट, इनका क्या काम है ये पढ़ लो। बड़े बड़े टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। एफ टेस्ट आपको क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स नहीं दिया जाएगा कि एफ टेस्ट करके दिखाओ, आपको ये पूछा जाएगा कि एफ टेस्ट होता क्या है, एफ टेस्ट का काम क्या है, हम किस तरीके से उसको स्टैटिस्टिक्स में यूज करते हैं। सेम विथ
काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। और जो मेजरमेंट ऑफ टेंडेंसी है, सेंट्रल टेंडेंसी मेजरमेंट, सिमेट्रिक और रैंडम सैम्पलिंग है। सैम्पलिंग तो आपको पूरी पढ़नी है, सैम्पलिंग जिस भी तरीके से, रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग जो आप पढ़ते हो वो सारी की सारी आपको पढ़नी है सैम्पलिंग। लेकिन जो एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट है, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि इसका काम क्या है, क्यों इसको हम यूज करते हैं फोरेंसिक साइंस में या फोरेंसिक स्टैटिस्टिक्स में, आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपको क्या पढ़ना है, एक्सपर्ट टेस्टिमनी इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सबसे पहले इंडियन एविडेंस एक्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट के जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो आपको रिवाइज करने हैं। एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस में इंपॉर्टेंट ये है कि कब किस केस में एडमिसिबल होते हैं एविडेंस, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या, चेन ऑफ कस्टडी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एविडेंस एडमिसिबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट आईईए के सेक्शंस है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कौन से सेक्शन के अंदर एडमिट हो रहे हैं, या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का क्या सेक्शन है, ठीक है। डॉक्यूमेंट एविडेंस का क्या सेक्शन है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। सीआरपीसी आईपीसी के कुछ रेलेवेंट सेक्शंस इथिक्स फोरेंसिक साइंस में। सो देखो, इथिक्स की बात ये है कि अगर आप एक अच्छे फोरेंसिक साइंटिस्ट बनना चाहते हैं या फिर लैब में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली काम करना चाहते हैं तो आप इथिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। इथिक्स कुछ भी नहीं होता, इट्स जस्ट अबाउट द पर्सन यू आर। और फोरेंसिक साइंस हाईली इथिकल है फील्ड, और अगर आप इथिकल नहीं हो तो आपको इस फील्ड में एंटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है। और यही चीज़ इथिक्स के क्वेश्चंस चेक करते हैं आप में कि आप कितने इथिकल हो, कि आप इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए कंपैटिबल हो या नहीं हो, ठीक है। तो ये तो बात हो गई सेक्शन ए की। यहाँ हमने सेक्शन ए खत्म कर लिया, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है सेक्शन ए में, यहाँ पे आपका सेक्शन ए फिनिश हो जाएगा। मैं साइकोलॉजी वाले स्टूडेंट्स की बात करूँ तो आपका जो सेक्शन ए है बहुत ज़्यादा इलेबोरेटेड नहीं है, पर आपको क्या समझना है इससे, जो रीजनिंग है फोरेंसिक साइंस में वो आपका सेक्शन ए ही है, जिसमें क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व है। पूरी की पूरी क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन आप पढ़ लेना। साइकोलॉजी का इंट्रो आपको पढ़ना है कि साइकोलॉजी एग्जैक्टली है क्या, साइकोलॉजी किस तरीके से हेल्प करती है सोसाइटी की, है ना। साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट क्यों है ये आपको पढ़ना है इस पर्टिकुलर एरिया में। क्रिमिनोलॉजी में भी बेसिक क्रिमिनोलॉजी, कुछ इंडिविजुअल्स जो क्रिमिनोलॉजी के फील्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है और इम्पॉर्टेंट है। ऐसे आप सेक्शन ए फिनिश कर लोगे। अच्छा, अब इतना सब कुछ पढ़ने में अगर आप बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट पढ़ रहे हो तो आप मैक्सिमम 2 से 3 में ये सारा सेक्शन ए कवर कर लोगे, और 2 से 3 दिन में ये 50 MCQs टॉपिक वाइज सॉल्व करके आपका ये पूरा का पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सारा का सारा सेक्शन 2 से 3 दिन में आप इसको एग्जैक्टली सम अप कर सकते हो, फिनिश कर सकते हो और साइड कर सकते हो, ठीक है। ये तो मैंने बात कर ली सेक्शन ए की, ये सबके लिए कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ से हमने सारी कॉमन चीज़ें कर ली। अब हम इलेक्टिव की बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं फोरेंसिक बैलिस्टिक्स एंड फिजिकल साइंसेस की, ठीक है। अगर आपका इलेक्टिव फोरेंसिक बैलिस्टिक्स फिजिकल साइंसेस है तो देखो, ये जो आपका फोरेंसिक फिजिक्स है ना, इसमें भी ये जो आप पढ़ोगे ये क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें कवर हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि किस तरीके से आप एविडेंस कलेक्ट कर रहे हो क्राइम सीन से, है ना। विक्टिम एंड डिजीज in the case of homicide investigation, investigation of death due to fall from the height, sexual offense, सेक्स रिलेटेड होमिसाइड, हैंगिंग, चाहे वो सुसाइडल हो, एक्सीडेंटल हो, होमिसाइडल हो, पेंट, ग्लास, सॉइल, फाइबर्स एंड मेटल्स। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको क्या करना है, लेट्स से आपको अज्यूम करना है आपको बेसिक क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन की इन्फॉर्मेशन तो है कि किस तरीके से क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब यहाँ पे आप अपना थोड़ा सा एनालिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पे अप्लाई करोगे कि अगर जो क्राइम सीन है अगर वो होमिसाइडल है, अगर वो सुसाइडल है, ठीक है, या फिर एक्सीडेंटल है, तो किस तरीके से आप उस क्राइम सीन को अप्रोच करोगे। क्राइम सीन को अप्रोच करने की जो बेसिक आउटलाइन होती है वो सेम ही होती है कि आप क्या करोगे। सबसे पहले विक्टिम अगर उसको कोई मेडिकल असिस्टेंस चाहिए तो पहले आप वो दोगे, क्राइम सीन से क्योर करोगे, फोटोग्राफी करोगे। ये बेसिक आउटलाइन सेम ही रहने वाली है, डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली क्राइम सीन है कौन सा। तो यहाँ पे इन्होंने टू द पॉइंट, जैसे कि मैं इन्होंने बोल दिया कि एक्सीडेंटल सुसाइडल, चाहे डेथ हो रही है फॉल से या हाइट से, है ना। तो यहाँ पे आपके बेसिक अपना साइंस लगाना है, बेसिक फिजिक्स लगाना है, थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग ऐड करोगे तो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन पढ़ने के बाद यहाँ के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। इसके अलावा सोर्स ऑफ एग्जिबिट, गोल्स ऑफ एविडेंस पैकिंग, प्रोटेक्शन, एविडेंस ऑफ पॉसिबल हजार्ड्स, एलिमेंट्स ऑफ पैकिंग, ये आपकी कलेक्शन पैकिंग वाला पोर्शन ही है, ठीक है। कोई स्पेसिफिक एग्जिबिट है जैसे कि कोई वेपन है, टूल है, हेयर है, फाइबर, सॉइल डस्ट, आर्सन केसेस, बर्निंग के केसेस, टूल मार्क्स में भी बहुत बेसिक फोरेंसिक साइंस के इन एरिया से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट एंड टेक्निक्स इन फोरेंसिक साइंस, ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं।
ये आप सुपरफिशियली नहीं पढ़ सकते, जैसे कि आपको सारी की सारी माइक्रोस्कोप बहुत ही अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। तो एक बार माइक्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट आप बैक टू बैक पढ़ते जाओगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको पढ़नी है, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेक्टर्स आपको पढ़ने हैं, इन डिटेक्टर्स का कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी में कब कैसे यूज होता है, कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक डिस्ट्रक्टिव होती है, कौन सी नॉन डिस्ट्रक्टिव होती है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा, यूवी रेस, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, सो बेसिकली सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर आप पढ़ लोगे जो हमने प्रोवाइड करी है तो आपका ये पूरा पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा। एक्सरे टेक्निक्स आपको पढ़नी है, रेडियो केमिकल टेक्निक्स आपको पढ़नी है, तो ये सारी चीज़ें न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस से ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे बेसिक साइंस के क्वेश्चन एक्सपेक्ट मत करो, फोरेंसिक साइंस से ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अगेन यहाँ पे स्पेसिफिकली इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लोरेसेंस फॉस्फोरेसेंस इन स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो बेसिकली आपका सारा इंस्ट्रूमेंटेशन है, ये आपको एक बार मेहनत करके खत्म करनी ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो पैटर्न एविडेंस है ये आपकी काफी इजी है। पैटर्न एविडेंस में बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल मार्क्स के बारे में ही आपको पढ़ना है। इसके अलावा जितने फिजिकल एविडेंसेस होते हैं, ग्लास, पेंट, फाइबर, इम्प्रेशन, ऑडियो, वीडियो, जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, रिस्टोरेशन, ये सारी चीज़ें। रिस्टोरेशन में भी जितना हम आपको प्रोवाइड कराएंगे कि जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आप वही ही पढ़ना। डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में किस तरीके से आप रिस्टोरेशन करते हो, कहाँ कहाँ रिस्टोरेशन की ज़रूरत होती है, फोरेंसिक साइंस में क्या इंपॉर्टेंट यूज़ है रिस्टोरेशन का, ये आपको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा जो बेसिक मैथ है, स्टैटिस्टिक्स है, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। सो बेसिक मैथ्स आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ से बेसिक क्वेश्चंस ही आएंगे, ठीक है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ डाटा से क्वेश्चन आ सकते हैं, और कहाँ से मीन मीडियन मोड के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी थ्योरी से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। बेसिकली हाइपोथेसिस टेस्टिंग से काई स्क्वायर टेस्ट, एफ टेस्ट, टी टेस्ट, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वॉइस ऑथेंटिकेशन से आपको फिजिक्स ऑफ साउंड से क्वेश्चंस आएंगे। कहाँ से क्वेश्चन आएंगे? वोकल फॉर्मेट से क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा साउंड एनालिसिस किस तरीके से करते हो, क्या इंपॉर्टेंस है साउंड एनालिसिस की फोरेंसिक के फील्ड में, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। फोरेंसिक लिंग्विस्टिक्स के बेसिक क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। डिस्क्लोजर एनालिसिस से क्वेश्चन आ सकते हैं। वेरियस अप्रोचेस इन द स्पीकर आइडेंटिफिकेशन, सो स्पीकर आइडेंटिफिकेशन से क्वेश्चन आएंगे। किस तरीके से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वॉइस एनालिसिस के लिए, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इंटरप्रिटेशन है, क्या स्टैटिस्टिक्स होते हैं, बेसिक यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी है फोरेंसिक वीडियो एनालिसिस। फोरेंसिक वीडियो एनालिसिस से बेसिक सीसीटीवी से रिलेटेड, रिकॉर्डिंग से रिलेटेड, डिजिटल एविडेंसेस किस तरीके से प्रोसेस कलेक्ट करे जाते हैं, ये सारी चीज़ों से आपको क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्रिमिनलिस्टिक एंड फोरेंसिक इंजीनियरिंग। फोरेंसिक इंजीनियरिंग में सिर्फ और सिर्फ सॉइल, ग्लास, पेंट, फाइबर, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जो आप बेसिक फोरेंसिक साइंस में पढ़ चुके हो या आपने पढ़ी होगी। सो जितने भी फिजिकल एविडेंसेस हैं उनकी ही किस तरीके से आप उनको प्रोसेस करते हो, कलेक्ट करते हो, किस तरीके से आप उनको एनालाइज करते हो, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हो, इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कोलिजन इन्वेस्टिगेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। सो इसमें बेसिक रिकंस्ट्रक्शन की ही क्वेश्चंस आएंगे अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट एरियाज, जैसे कि रोड एक्सीडेंट रिकंस्ट्रक्शन से आ सकते हैं, व्हीकल एग्जामिनेशन से आ सकते हैं, स्पीड एनालिसिस, स्किड मार्क से आ सकते हैं, स्पीड डिटर्मिनेशन से आ सकते हैं, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट, हिट एंड रन इन्वेस्टिगेशन। सो बेसिकली अलग अलग कोलिजन टाइप के क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन से आपको क्वेश्चन आएंगे। फोरेंसिक बैलिस्टिक्स अपने आप में ही एक कंप्लीट सिलेबस है। सो फोरेंसिक बैलिस्टिक्स से सारे के सारे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि टर्मिनल बैलिस्टिक्स से क्वेश्चन आएंगे, इंटरनल बैलिस्टिक्स से क्वेश्चन आएंगे, और एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपका फिनिश हो जाता है। अच्छा, बैलिस्टिक्स में इन सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स का क्या यूज है ये आपको बताना होगा। सारा सिलेबस अब अगर आप टू द पॉइंट पढ़ोगे इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ और सिर्फ टू 5 to 6 डेज में आप ये सारा का सारा कवर कर लोगे अलॉन्ग विथ मॉक टेस्ट, ठीक है। क्योंकि 5 to 6 डेज में ये कवर करना ही पड़ेगा, जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही ही पढ़ना है, कोई भी नई चीज़ अभी पढ़नी शुरू नहीं करनी है आपको,
कोई भी नया टॉपिक, कोई भी नया कॉन्सेप्ट जो आपने कभी पहले नहीं पढ़ा, जो आपके लिए कम्प्लीटली न्यू है, वो पढ़ना आप बिल्कुल भी शुरू नहीं करोगे। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्टिव पर मूव करते हैं, फोरेंसिक डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन। बहुत अच्छा सिलेबस इसका, बहुत छोटा सा लगता है मुझे ये सिलेबस, स्पेसिफिकली मैं डॉक्यूमेंट के इलेक्टिव स्टूडेंट्स के लिए बोल रही हूँ। बहुत अच्छा सिलेबस है, बहुत इजी क्वेश्चन पेपर आएगा ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, देखो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सो जो जो भी टूल्स हम यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो सिंगल हैंड लेंस हो, चाहे वो एसडा हो, वीएससी हो, माइक्रोस्कोप हो, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और उसमें से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जिस तरीके के बनेंगे वो तो मैं आप सभी को बता ही रही हूँ। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आप जल्दी से ये टॉपिक कंप्लीट कर लोगे। केयर, हैंडलिंग, प्रिजर्वेशन, एग्जामिनेशन, ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी पोर्शन है आपके लिए, ये भी फटाफट से कंप्लीट करके आप ये तो 3-4 दिन में आप पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो अगर आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ोगे तो। ठीक है, डॉक्यूमेंट में सो आपको सीक्वेंस ऑफ स्ट्रोक, पेपर एनालिसिस, इंक एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट और इजी है। इंक एनालिसिस, पेपर एनालिसिस से क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा सीक्वेंस ऑफ स्ट्रोक से क्वेश्चन आएंगे, बहुत ईजी है सीक्वेंस ऑफ स्ट्रोक भी। डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन से क्वेश्चन आएंगे। केयर, हैंडलिंग, प्रिजर्वेशन से भी बहुत बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, एक बार आप पढ़ लोगे तो 100% इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। फोरेंसिक डॉक्यूमेंट फोटोग्राफी भी इंपॉर्टेंट है, कौन सी टाइप ऑफ फोटोग्राफी कैसी सिचुएशन में कौन से डॉक्यूमेंट के लिए यूज करते हैं, बस ये आपको याद रखना है। क्या बेसिक प्रिंसिपल है उस फोटोग्राफी के पीछे, सिर्फ ये आपको याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें कि उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ फोटोग्राफी के बारे में पढ़ लो, कब हम डॉक्यूमेंट में उसे यूज करते हैं, उसके पीछे का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। नेचर स्कोप डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन का, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। नेचुरल वेरिएशन, डॉक्यूमेंट्स जब आप हैंडल करते हो, प्रिजर्व करते हो, किस तरीके से एडमिटेड हैंड राइटिंग्स लोगे, किस तरीके से सबमिटेड हैंड राइटिंग्स लोगे, किस तरीके से आप हैंड राइटिंग्स को कंपेयर करोगे, ये सारी चीज़ें ही। डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके हैंड राइटिंग को अफेक्ट करते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हैंड राइटिंग में, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। एक बार पढ़ने से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, एज ऑफ द डॉक्यूमेंट, एज ऑफ द इंक, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। फॉर्जरी से क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रेलेवेंट सेक्शन है फॉर्जरी के, कौन सी फॉर्जरी किस टाइप की होती है, उनके बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ लो। टाइप ऑफ फॉर्जरी, किस तरीके से फॉर्जरी जनरेट करते हैं, उसके पीछे का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, बस। ऐसा ही सेम आपके प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स के साथ है ना, कौन कौन से टाइप ऑफ प्रिंटर्स हैं, कौन कौन सी कैटेगरी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आती है, इम्पैक्ट प्रिंटर में आती है, उनके पीछे का प्रिंसिपल क्या है और उन उससे जनरेटेड डॉक्यूमेंट कैसे होते हैं, बस इतना पढ़ना है आपको। ठीक है, इसके अलावा आपको पढ़ना है कि किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करते हो प्रिंटर्स को, काउंटरफीट ऑफ करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं बैंक नोट्स में, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, एनएबीएल की गाइडलाइंस, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है क्लासेस में सिर्फ वो पढ़ना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेक्शंस, ये सारे के सारे सेक्शंस एक बार के लिए पढ़ लेना, सारे इजी और इम्पॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप एक्सपर्ट टेस्टिमनी बनते हैं तो आप किस तरीके से कौन कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट होंगे, सिर्फ वही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। बहुत छोटा सा इजी सा आपका सिलेबस है तो जल्दी कवर हो जाएगा। ये सिलेबस तो आप 3-4 दिन में आराम से कवर कर सकते हो, अगर चाहो तो आराम आराम से पढ़ोगे तो 5 to 6 days भी आपके पास है। ठीक है, डिजिटल फोरेंसिक्स हम कवर नहीं करवा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली दिस टाइम, नेक्स्ट फैक्ट के एग्जाम में हम डिजिटल फोरेंसिक्स भी ज़रूर से कवर कराएंगे, सो दिस टाइम आई एम जस्ट स्किपिंग दिस, बट आप सेक्शन ए हमारे साथ कवर कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द केमिकल साइंसेस। केमिकल साइंसेस में देखो आपका सिलेबस काफ़ी इलेबोरेटेड है ना, इस वजह से स्कैरी है। केमिकल साइंसेस के स्टूडेंट्स बहुत आराम से आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, ध्यान सिर्फ इतना देना है कि केमिस्ट्री 1 केमिस्ट्री 2 आपका सेग्रीगेशन कर दिया है, बट जो बेसिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, जैसे कि एल्कोहल से क्वेश्चन आएंगे है ना, उसमें कौन कौन से डिटेक्टिव मेथड्स हैं, किस तरीके से ये मेटाबोलाइज होता है हमारे बॉडी में, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। मेटल अलॉय से 1-2 क्वेश्चंस आ सकते हैं। पेट्रोलियम से सिर्फ और सिर्फ आर्सन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे कि आर्सन के केस में पेट्रोलियम आप किस तरीके से डिटेक्ट करते हो, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। BIS मेथड, ये एक बार गो थ्रू कर लेना। फायर आर्सन से क्वेश्चन आएंगे, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बेस
कि कैसे पैटर्न्स आर्सन बनाता है, आर्सन एग्जामिनेशन कैसे करोगे, कलेक्शन प्रिजर्वेशन कैसे करोगे, हेड स्पेस मेथड से क्वेश्चंस आएंगे, ट्रैप केसेस से भी बहुत बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, डाइस ट्रैप केसेस और डाइस से कलेक्टिव क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, पेस्टिसाइड से डिफरेंट टाइप ऑफ पेस्टिसाइड्स, कौन से पेस्टिसाइड्स अब बैन हो गए हैं, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर पेस्टिसाइड्स रहे हैं उनके बारे में आपको एक बार ही थोड़ा सा पढ़ना है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम पेस्टिसाइड्स को डिटेक्ट करते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट आ जाओ एक्सप्लोजिव्स, ये आपकी केमिस्ट्री 2 है, केमिस्ट्री 2 भले ही बोल दिया गया है बट आपको स्कैरी फील करने की जरूरत नहीं है, स्केयर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री 2 भी बहुत बेसिक क्वेश्चन ही आपको पूछेगा। बेसिक कहने का मतलब ये नहीं इजी क्वेश्चंस, अगर आपने प्रिपरेशन करी है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं तो वो बेसिक होंगे, घुमा फिरा के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे आपसे, आपसे स्ट्रेट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। सो एक्सप्लोजिव से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर लो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्लोजिव्स पूछेंगे, कौन सा एक्सप्लोजिव सेकेंडरी एक्सप्लोजिव है, कौन सा एक्सप्लोजिव प्राइमरी एक्सप्लोजिव है, कौन से एक्सप्लोजिव को अगर बहुत ज़्यादा फेमस एक्सप्लोजिव है तो उसे किसने इन्वेंट करा, इस तरीके के क्वेश्चंस। पोस्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन में भी क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन की ही थ्योरी लगाओगे, बट ब्लास्ट वाले सीन में इसके अलावा कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपको किस तरीके से यूज करने हैं इन पर्टिकुलर सैंपल एनालिसिस के लिए, सिर्फ उतना ही पढ़ना है, बेसिकली इंस्ट्रूमेंट का यूज इन दिस पर्टिकुलर एरिया। यहाँ से भी काफ़ी इजी है, आपको सारे ड्रग्स एनडीपीएस के बारे में पढ़ना है, एनडीपीएस से भी आपको कौन सा ड्रग प्रोहिबिटेड है ये पढ़ना है, एनडीपीएस कब इनैक्ट हुआ, एनडीपीएस का काम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और आप ये कंप्लीट कर सकते हो। बेसिकली इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट मेंशन है, तो इन इंस्ट्रूमेंट का इस एरिया में यूज ही आपको याद रखना है, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी की मैं बात करूँ तो पूरी की पूरी टॉक्सिकोलॉजी आपको एक बार पढ़नी पड़ेगी कि कौन कौन से पॉइजन्स का कैटेगराइजेशन है, क्लासिफिकेशन है, कौन से पॉइजन्स किस तरीके से एक्ट करते हैं, कौन से ऑर्गन में एक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके अलावा पॉइजन एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ना है और डिफरेंट मेथड्स जो हम पॉइजन एक्सट्रैक्शन या पॉइजन एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। टॉक्सिकोलॉजी 2 में आपको क्या पढ़ना है, पॉइजन एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ना है, हेयर एनालिसिस, मेटाबॉलिज्म, फूड पॉइजनिंग, प्लांट पॉइजन, एनिमल पॉइजन। सो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखना है। इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक में तो सारे इंस्ट्रूमेंट की थ्योरी, बेसिक प्रिंसिपल, क्या उनका काम है, कौन से डिटेक्टर्स हम यूज करते हैं, सिर्फ ये पढ़ना है, ठीक है। आज जब एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा, और इतना ही है आपका सिलेबस। जस्ट बिकॉज आपका टॉपिक 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 करके आपको लिख दिया गया है, इस वजह से सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है, लेकिन इतना भी बड़ा सिलेबस नहीं है। आप थोड़ा कॉम्पैक्ट पढ़ने की कोशिश करो, थोड़ा फोरेंसिक साइंस से जुड़े रहने की कोशिश करो, तो ऐसे में आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे और कम टाइम में आप सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लोगे और सारा का सारा सिलेबस भी कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोरेंसिक साइकोलॉजी की, साइकोलॉजी का सिलेबस भी डॉक्यूमेंट के सिलेबस के टाइम है, बहुत प्यारा छोटा सा सिलेबस है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। मुझे एक्सपेक्टेशन है कि फैक्ट का पेपर और फैक्ट प्लस दोनों का ही पेपर बहुत इजी होगा। मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि डॉक्यूमेंट फैक्ट फैक्ट प्लस दोनों इजी होगा और साइकोलॉजी फैक्ट फैक्ट प्लस दोनों इजी होगा एज कम्पेयर टू केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पेपर आएगा तो वो आएगा फिजिक्स का ही, क्योंकि इन्होंने सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी है, बैलिस्टिक्स भी और फिजिक्स भी, है ना। बट फिर भी टू द पॉइंट, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है, पर आएंगे तो 70 ही क्वेश्चन ना। अब उस सिलेबस से आप 700 क्वेश्चंस बना सकते हो, बट वहां से 170 क्वेश्चन ही अगर पूछे जाने हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। सो साइकोलॉजी की मैं बात करूँ तो आपको जनरल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड बायोसाइकोलॉजी पढ़नी है। यहाँ से भी आप बेसिक साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स, किस तरीके से आप सोसाइटी की हेल्प करोगे, क्यों इंपॉर्टेंट है, रिकग्निशन क्यों इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी का, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आएंगे। क्रिमिनोलॉजी में आपको फोरेंसिक साइंस भी काफ़ी इंक्लूडेड है, जैसे कि क्राइम डेवियंस, क्रिमिनोलॉजी, क्राइम प्रिवेंशन, स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर लो, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, यहाँ से सारे छोटे छोटे क्वेश्चन, बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। एप्टीट्यूड ऑफ फोरेंसिक साइंस में आपका जो सेक्शन ए है ना पर्टिकुलरली, वो सारा आ रहा है, वही ही सेम चीज है ना। फंडामेंटल बेसिक्स ऑफ अप्लाइड फॉरेंसिक साइंस, तो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, जो भी चीजें मैंने सेक्शन ए के लिए डिस्कस करी थी, वो सारी चीजें आप एज इट इज वहां से उठा के एप्टीट्यूड इन फॉरेंसिक साइंस में रख लो, साइकोलॉजी वाले।
एंड देन रीजनिंग से भी बहुत बेसिक, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग आएगी, बहुत ही प्यारी आती है वो, एनालॉजी भी ईजी आएगी। इसके अलावा रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आएंगे, विजुअल मेमोरी के क्वेश्चंस आएंगे, बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, आपको कोई सिचुएशन दी जाएगी और आपको जज करनी होगी, तो आप अपनी बेसिक क्रिटिकल थिंकिंग से ये सब चीज़ें सॉल्व कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इस एरिया के लिए स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस मान लो, 10 क्वेश्चंस भी मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ, 10 MCQs का एक्सपेक्टेशंस रख लो इस एरिया से, ठीक है। बाकी जो बेसिक क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो साइकोलॉजी से बनेंगे, क्रिमिनोलॉजी से बनेंगे और एप्टीट्यूड से बनेंगे, ठीक है। सो इसके लिए भी आपको मैक्सिमम 5 डेज में आप ये कंप्लीट कर सकते हो, 3 दिन में आप इधर कंप्लीट कर सकते हो सेक्शन ए। सो आपके पास एक हफ्ते में आप आराम से आप सारा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, अगर सिलेबस से स्टिक रहोगे, बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करोगे कि मैं ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ। इस सिचुएशन में ना स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हड़बड़ी होती है कि हमने कुछ पढ़ा नहीं है, हम सब इकट्ठे पढ़ लें। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि आप सब कुछ इकट्ठे नहीं पढ़ सकते, आपको जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं उनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, और जो चीज़ें आने के चांसेस हैं उनको पढ़ना है, एंड एक्स्ट्रा चीज़ों को अभी आपको एलिमिनेट करना ही करना है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। इसके अलावा आप हमारे रिविजन रैपिड प्रिपरेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर प्रॉपर गाइडेंस, एंड आपको ये समझ में आ जाएगा कि इतने कम दिनों को किस तरीके से यूटिलाइज करना है फैक्ट प्लस एग्जाम क्रैक करने के लिए। सिर्फ 60% ही स्कोर करना है एवरीवन, सिर्फ 60%। सेक्शन ए में 25 क्वेश्चन फाइनल कर लो, सेक्शन बी में 35 क्वेश्चन फाइनल कर लो, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो किस तरीके से एग्जाम अप्रोच के साथ आपको पढ़ना है वो हमारे रैपिड रिविजन कोर्स में आपको समझ में आ जाएगा। So do join our rapid revision course classes. The links are in the description everyone. बहुत ही ज़्यादा precise to the point आपको ये कोर्स लगेगा, और आप 10 दिन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं अपने एग्जाम तक। Okay, so yes everyone, this is about it. Thank you so much for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye.